हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम लोग करते हैं आज 13th क्वेश्चन अपना। तो 13th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोल रहा है? स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड। ओके बेटा, पैनक्रियाज का क्या रोल होता है डाइजेशन में? करते हैं बेटा। क्या होता है? जो पैनक्रियाज होता है, जो आपका पैनक्रियाज होता है, वो आपका प्रोड्यूस करता है, कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज प्रोड्यूस सम एंजाइम्स like pancreas produce some enzymes like ट्रिप्सिन हो गया, आपका लिपेज हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया। ये कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइक ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हो गया विच हेल्प लाइक ट्रिप्सिन कॉमा लिपेज कॉमा काइमो ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन। तो दीज ये तीन कुछ एंजाइम होते हैं, और भी एंजाइम तो वो सीक्रेट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से ये डाइजेशन कर सकता है फूड को। अब जैसे कि जो आपका ट्रिप्सिन होता है, इट्स हेल्प इन breakdown of carbohydrate। ओके, ट्रिप्सिन प्रोटीन, ये प्रोटीन के लिए हेल्प करता है। लिपेज आपका फैट ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट। और ये आपका ब्रेकडाउन ऑफ किसका? कार्बोहाइड्रेट। बस सिंपल सा, और कुछ नहीं, इतना लिखने था और कुछ नहीं। पैनक्रियाज प्रोड्यूस सम एंजाइम्स लाइक trypsin which help in breakdown of protein, lipase which help in breakdown of fat, and chymotrypsin which help in breakdown of carbohydrate। ठीक है, बस। ओके, लेट्स मूव ऑन 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, ये आपका क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला है। तो 14th का ओके, ए पार्ट है, बी सी डी, कुछ आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, ये आपको टिक करना है, और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं असर्शन और रीजन के, ठीक है। करते हैं इनको। पहला असर्शन क्या कह रहा है? आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल अ शाइनिंग व्हाइट फिनिश ऑन वॉल इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 और 3 days। ओके, होता है, बिल्कुल होता है, बट क्यों होता है उसका रीजन सुनो। राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है ये, कि अगर हम लोग कोई व्हाइट वॉशिंग कराते हैं तो कुछ दिनों बाद, 3-4 या फिर 2 दिनों बाद, उसका जो चमक होता है वो ज्यादा दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है उसका? बताते हैं। रीजन क्या देगा? कार्ब ओके, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन। नो बेटा, इसका रीजन सुनो। मैं यहां लिख देता हूं, 14 का आंसर है, ठीक है। ए पार्ट, बी, सी और डी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसका असर्शन का, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं असर्शन का, ठीक है, जो इसका असर्शन है बेटा वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन इसका गलत है। रीजन क्या है बेटा? जो आपका स्लैग लाइम होता है, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रिएक्ट करते हैं CO2 गैस से, CO2 गैस मतलब कि व्हाइट वॉशिंग का फॉर्मूला होता है, वो होता है बेटा सिलेक्ट लाइम, ठीक है। इस सिलेक्ट लाइम होता है अपना। अगर इसको, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे रिएक्ट करता है, हमने व्हाइट पॉलिश किया, व्हाइट वॉशिंग किया, किससे? सिलेक्ट लाइम से। अब क्या हुआ? एनवायरमेंट में हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे रिएक्ट हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद क्या होता है? उसका चमक होता है, वो ज्यादा दिखता है। अब क्या हो रहा है? कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड है तो इधर जाके कार्बन बनेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CO3 का होल ट्वाइस। ओके, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हमारा H2O निकल जाएगा। तो ये रीजन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का बैलेंस 2 होता है, इसका बैलेंस 2, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा सिंपल सा, और आपका वाटर निकल जाएगा। तो ये रीजन होता है। बट इसने क्या बोला था रीजन में?
कैल्शियम ऑक्साइड ले रहा था, इस जगह से लिए कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, प्लस रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो ऐसा नहीं होता, तो रीजन इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? ए में बोल रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन, नो ये नहीं होगा। बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, ये भी नहीं होगा। सी में देखते हैं हम लोग, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, वेरी गुड, रीजन हमारा गलत था, टिक करके आना सी, ठीक है, डन। लेट्स मूव ऑन 14th क्वेश्चन बच्चे, लेट्स मूव ऑन 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, लेट्स सी 15th क्वेश्चन। ओके, फूड चेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर ऑफ हार्मफुल केमिकल इन आवर बॉडी, इज वेरी गुड। 15th क्वेश्चन बच्चे, बिल्कुल बात से कह रहे हैं बेटा, जो फूड चेन होता है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, कोई भी अगर आपके अंदर कोई भी डिसीज आ गया तो पूरा फूड चेन ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। सपोज करो ये कुछ कीड़े हैं, कीड़े हैं, इनको किसी मुर्गियों ने खा लिया, ये कीड़े हैं, ठीक है, इनको किसने खाया? बहुत सारी मुर्गियों ने खाया, बहुत सारी मुर्गियों ने खा लिया, ये डॉट, ये डबल डॉट, ऐसे इंद्रियारी हैंस उन्होंने खा लिया। अब इनको कौन खाता है? ह्यूमन बींग्स खाते हैं, राइट, हम जैसे इंसान खाते हैं, हम लोग ही इनको खा रहे हैं, राइट। अब क्या हो रहा है, जो इसमें कोई भी अगर डिसीज है या इसमें कोई भी अगर इन्फेक्शन है, ठीक है, वो किस में जाएगा? हैंड्स में जाएगा, राइट। अगर इसमें कुछ होगा तो इनमें बहुत ज्यादा जाएगा, ये कम से कम बहुत से, एक हैंड ने इतना खाया, इसने और खाया, इसने और ज्यादा, तो बहुत ज्यादा खा रहे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ज्यादा खा रहे हैं, अब क्या ह्यूमंस एक तो खाता नहीं है, बहुत सारे हैंड्स खाते हैं, तो क्या होगा, ये बहुत सारे हैंड्स खाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इन पे भी जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आया था वो भी इनके अंदर प्रॉब्लम आया, वो भी ज्यादा मात्रा में, मतलब इसमें कितना, इतना तो थोड़ा बहुत था, इन लोगों ने बहुत सारे कीड़े खाए तो क्या हुआ, इनके अंदर वो भी प्रॉब्लम आया, वो भी ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में आया, लार्ज, इनके में और ज्यादा है, मोर, और ज्यादा प्रॉब्लम आया, अब इनको भी कोई खाएगा उसमें भी बहुत ज्यादा आएगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन, मतलब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, सिंपल, ओके, बात सही बोल रहा है। रीजन देखिए, द लेंथ ऑफ द, ओके, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन वेरी ग्रेटली, हाँ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं, होती है, बट इसका जो रीजन है वो तो सही नहीं है ना। रीजन ठीक है, फूड चेन भी ठीक है, बट जो असर्शन जो दिया है उसने, जो उसने असर्ट किया हुआ है, उसको ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अब खुद सोचो, द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन इज वेरी ग्रेटली, इसकी वजह से ऐसा होता है? नहीं भाई नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। जो हार्मफुल केमिकल बॉडीज में जा रहे हैं वो लेंथ की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी से, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी की वजह से हो रहा है, नो, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड आर, मतलब रीजन एंड असर्शन इज ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए या फिर असर्शन, तो इसका बी आंसर आएगा, ठीक है, इसका बी लगा के। Now let's move on 16th question. 16th question क्या है? A genetic crossed a pea plant having a violet flower and the pea plant with white flower. He got a violet in first generation. ठीक है, बच्चे क्या कह रहा है? जेनेटिक क्रॉस कर रहा है, किसका? पी प्लांट है, इसका वॉयलेट फ्लावर, ये वॉयलेट है और ये क्या है? व्हाइट है, व्हाइट फ्लावर लिया, इसका इसने क्रॉस किया, F1 जनरेशन देखते हैं हमने, क्रॉस किया, क्या निकलेगा? ओके, ही गॉट वॉयलेट फ्लावर इन फर्स्ट जनरेशन, वॉयलेट मिल रहा है, वी मिला, तो जो एम मिलेगा वो थोड़ा सा मिलेगा, राइट, वो छोटा मिलेगा, मतलब जो डोमिनेटिंग है क्या है? वो वी है, और जो रिसेसिव है वो क्या है? एम है, ओके। एम क्या? व्हाइट फ्लावर, राइट, इट्स व्हाइट, व्हाइट फ्लावर, राइट। तो जो रिसेसिव होंगे वो क्या होंगे? व्हाइट फ्लावर होंगे, और जो डोमिनेटिंग होंगे वो क्या होंगे? वॉयलेट फ्लावर होंगे, राइट। अब क्या बोल रहा है देख लेते हैं, रीजन इसका, the white color genes is not passed on to next generation, F1 जनरेशन। बेटा F1 जनरेशन में आपका जो व्हाइट फ्लावर आ रहा है, आ तो रहा है, बट ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट्स नॉट पास, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पास तो हुआ है ना,
उसका डोमिनेटिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट पास तो होना, कुछ तो कैरेक्टर है, थोड़ा बहुत तो कैरेक्टर है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है वो, थोड़ा तो है ना, रिसेसिव है, आया है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरे ख्याल से इसका आंसर सी होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन 17 क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? ओके 20 क्वेश्चन ऑफ पार्ट, ओके 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 ओके, 4 पार्ट करने हैं आप लोगों को, कोई से भी ओके। रीड द फॉलोइंग, हम लोग सब पार्ट करेंगे, रीड एंड 4 क्वेश्चन सबको करने हैं, 7 into 7, ओके। All living cells require energy for various activities. These energy is available by the breakdown of simple carbohydrate using the okay. First question क्या हो रहा है? तो 16 आपको समझ आएगा, 16 का क्या लगता है? सी पार्ट डाल, 16 का सी, ठीक है, ओके। लेट्स मूव ऑन 17। 17 क्या कह रहा है? रीजन खत्म हुए बच्चे। 17 क्या बोल रहे हैं? एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय, बेटा जो, ओके ओके ओके, ऑप्शन दिया हुआ आपके, ब्रीथिंग, टिश्यूज, रेस्पिरेशन, ऑर्गन रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, एनर्जी केस इन द प्लांट की बात कर रहा है, प्लांट की बात कर रहा है, ठीक है, ओके, एंड एनिमल्स, ठीक है। बच्चा आपको पता है फूड जाता है, अपने फूड खाया, ब्रीथिंग का तो कोई केस ही नहीं, वो तो इनहेल एक्सहेल के होते हैं, तो ब्रीथिंग वाला ऑप्शन काटा, ए पार्ट काटा। बचा उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन और डाइजेशन, पहले एलिमिनेट करो, ठीक है, फिर उसके बाद खेलो उनके साथ। ए गया, बी सी और डी को देखते हैं। फूड खाया, फूड गया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, ऑर्गन्स में गया, ऑर्गन्स में तो डाइजेशन हुआ, ठीक है, ऑर्गन्स गया, बट ये पूछ रहा है ऑब्टेन हुआ है, एनर्जी ऑब्टेन हुआ है, किसके हो रही है, देखते हैं अभी। ऑर्गन्स में गया, ऑर्गन्स में क्या हुआ, डाइजेशन ऑफ फूड हुआ, डाइजेशन ऑफ फूड हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, ब्लड में गया, सेल्स में गया, सेल्स के बाद क्या हुआ, टिश्यू, सिंपल। तो लास्ट में जो एनर्जी हमको मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? टिश्यू रेस्पिरेशन से मिल रहा है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, 17 का फर्स्ट पार्ट बी, बी, सिंपल, टिश्यू रेस्पिरेशन। लेट्स मूव ऑन सेकंड, द ग्राफ below the respiration of the lactic acid and athlete during the 400 meter, ओके, एक आपको ग्राफ दिया हुआ इसमें, लेट्स सी, ओके, दिया हुआ ग्राफ, ओके ओके, lactic acid produced in the okay okay 400 meter process of the aerobic and anaerobic fermentation breathing। बेटा आपको पहले ये पता होना चाहिए एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, ठीक है, इसके डिफरेंस पढ़ लेते हैं पहले, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, फिर इसके डिफरेंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 17 का फर्स्ट पार्ट हो गया, हो गया, इसका सेकंड पार्ट एरोबिक एंड एनारोबिक का हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं। एरोबिक हो गया, ओके, एनारोबिक, इसके डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस सुनो, डिफरेंस सुनो, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें CO2 बनता है, कॉमा H2 बनेगा, इसमें जो बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनेगा, एल्कोहल बनेगा, कॉमा CO2 भी बनता है इसमें, ठीक है, CO2, इसमें CO2, इसमें CO2, दोनों में CO2 CO2 बनता है। और क्या डिफरेंस होता है, इसका डिफरेंस और देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, इसमें जो एनर्जी होती है वो लो होती है। एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाई होता है, इसमें एनर्जी क्या होती है, लो होती है, ओके। ये मोस्टली बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी होता है, इसका जो ग्राफ होगा मोस्टली कंसिस्टेंट होगा, ये हमेशा कंसिस्टेंसी चलता है, इसमें कंसिस्टेंट नहीं होता, कभी उल्टा नीचे चलता रहता है इसका ग्राफ, ठीक है। तो कौन से समझ सकते हो, इट इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है ये, इट इज नॉट, ओके। और कुछ बचा? हम्म 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 ठीक है, करते हैं, इतना चीज आप लोगों को पता चल गया। अब करते हैं क्वेश्चन, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज बीन ऑकर्ड इन द एथलीट्स while running in the 400 meter race, which of the following process is explained by this event? बेटा देखो,
ये ग्राफ गया आपके ऊपर तक, सी डी ऊपर हाई, डी पे हाई गया, फिर एकदम नीचे हुआ, डी पे हाई गया मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी उसने यूज किया होगा, फिर उस टाइम उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा। तो मोस्टली मतलब क्या होता है, अब ये क्या बोल रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन की बात कर रहा है। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन तभी होगा जब एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब तक एरोबिक रेस्पिरेशन होगा इसमें प्रोडक्ट CO2 या फिर H2 ही होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि लैक्टिक एसिड तभी होता है जब उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता, इसमें होता है। इट्स हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज नॉट। ओके, तो इसका जो पार्ट होगा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो मतलब कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो लैक्टिक एसिड मिल रहा है, तो इसका मतलब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। मतलब इसका जो पार्ट होगा वो होगा बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट। ठीक है, डन। लेट्स मूव ऑन सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इसे द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। ओके ओके, ग्राफ आपको दिया हुआ है कुछ बच्चे, प्लॉट ए प्लॉट बी दिया हुआ है। चूज द करेक्ट प्लॉट एंड जस्टिफाई द प्रोडक्ट। ओके, जस्टिफाई करते हैं प्लॉट को। देखो, प्लॉट ए प्लॉट बी दिया हुआ है, एनारोबिक एनारोबिक दिया हुआ है, जस्टिफिकेशन भी दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो एंड कंसिस्टेंस, ओके, इन एरोबिक एंड हाई इन एनारोबिक। बेटा जो एनर्जी होती है एनारोबिक में वो हाई होती है क्या? नहीं होती, लो होती है। कट गया ए पार्ट रॉन्ग। बी पार्ट में मूव, लेट्स मूव ऑन बी पार्ट। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक। हाई भी होता है, कंसिस्टेंस भी होता है, वेरी गुड, हाई होता है। ठीक है, एंड लो इन एनारोबिक, लो इन एनारोबिक, लो है एनारोबिक, बिल्कुल बात सही है। पता है इसका जो मुझे आंसर लग रहा है थर्ड का, जो थर्ड का मुझे आंसर लग रहा है वो बी लगने वाला है। बट हम लोग को पूरी क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यूज दिए हम सबको रीड करना होगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, रीड करके हो सकता। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इज एनारोबिक। दोनों बात एक ही है, ये दोनों बात एक ही है क्या? बी भी यही बोल रहा है, सी भी यही बोल रहा है। ओके 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 ओके, एनारोबिक में बोल रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई, एरोबिक में बोल रहा है वो कंसिस्टेंट इन द एरोबिक एंड लो इन। ओके, ये आपका गलत हो गया, सी भी आपका रॉन्ग, डी भी मूव, लेट्स मूव डी। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड इनकंसिस्टेंट इन एनारोबिक। इनकंसिस्टेंट होता है ठीक है, पर हाई एनर्जी होता है नहीं होता, रॉन्ग, डी भी कट हो गया। तो आंसर इसका बी होने वाला है मेरे बच्चों। ठीक है, इसका आंसर बी लिख के आना है आप लोग। ठीक है, बी, कोई दिक्कत? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है अपना? The characteristics of process observed in the anaerobic respiration are, देखते हैं anaerobic respiration बात कर रहे हैं, presence of oxygen होता है, ये presence of oxygen होता है, नो, गलत। फर्स्ट पार्ट कटा, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल बात सही है। रिलीज ऑफ एनर्जी बिल्कुल बात सही है, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, लो होता है बट होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है। रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड बिल्कुल बात सही है, तो इसका पार्ट क्या होना चाहिए? फर्स्ट पार्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, सी पार्ट इसका आना चाहिए, जो फोर्थ होगा उसका सी, सिंपल, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली। ठीक है बच्चों, फिफ्थ पार्ट भी दिया हुआ, लेट्स मूव ऑन फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, प्रोडक्ट CO2 H2O, ठीक है, इथेनॉल मतलब एल्कोहल, एल्कोहल मतलब इथेनॉल, इथेनॉल सब एल्कोहल यही बनाता है, और CO2 बना रहा है, वेरी गुड। ATP एनर्जी की बात कर लेते हैं, एरोबिक में हाई होती है, एनारोबिक में लो होती है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन नीडेड होता है इसमें, ऑक्सीजन के नॉन नीडेड होता है, वेरी गुड। लोकेशन की बात कर रहा है साइटोप्लाज्म, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ दिक्कत आ गया, यहाँ दिक्कत आ गया, मैंने लिखा भी नहीं है तो मेरे बच्चों को पता भी नहीं होगा। सुनो, लोकेशन क्या होता है? जो एरोबिक का जो लोकेशन होता है उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसमें साइटोप्लाज्म होता है, सिंपल सा। तो ये पार्ट आपका ए है ना, वो रॉन्ग है, तो इसका जो फिफ्थ का जो आंसर होगा वो होगा ए, सिंपल। लोकेशन इज रॉन्ग, लोकेशन एरोबिक का होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका होना चाहिए साइटोप्लाज्म, एनारोबिक का। ठीक है मेरे बच्चों, नाउ लेट्स मूव ऑन 18th क्वेश्चन। फोर क्वेश्चन आपको करने हैं, फिफ्थ पार्ट दिया है, फोर क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं, मैट्रिक करेक्ट। ओके, ये आपको स्टेटमेंट दिया, पूरा रीड करो इसको।
जल्दी से रीड करो, मुझे बताओ कुछ समझ आया या नहीं, या फिर मैं ही बताता हूँ इसको तो अच्छे से। डिंग डिंग डिंग। बच्चों मैंने पढ़ रखा, ठीक है, आप लोग पढ़ लो। क्या दिया हुआ है बच्चे, ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट 18 का फर्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। Which of the following correctly represent the decreasing order of metallic character of alkali metal plotted in the बेटा फर्स्ट ग्रुप के जो भी मेटल्स हैं उनको हम एल्कलाई बोलते हैं, सिंपल सा, ठीक है, कोई दिक्कत। जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स होते हैं उनको हम एल्कलाई बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है, मेरे बच्चे पूछ रहे हैं सर फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, यही होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबी, सीएस, एफआर, ये सब क्या है, फर्स्ट ग्रुप है। अभी फर्स्ट ग्रुप है बेटा, ये पूरा फर्स्ट ग्रुप है, ये सब एल्कलाई मेटल बोलते हैं इनको अपन लोग, ठीक है, एल्कलाई मेटल, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एल्कलाई मेटल प्लॉटेड, ओके बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटलिक कैरेक्टर, एक बार खुद से दिमाग लगा के सोचना, ठीक है। अपन लोग पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, ये अपना पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन अपना, यहाँ पे अपना नियोन, हीलियम, यहाँ पे हीलियम अपना, यहाँ अपना लिथियम आया, ठीक है, फिर बेरिलियम आया, ये पूरा खाली, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे इसके साथ पूरा नोबल गैसेस बना हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है अपना पीरियोडिक टेबल, राइट। ये अपना फर्स्ट ग्रुप, ये अपना फर्स्ट ग्रुप। अब सुनो बच्चों, इधर क्या अपना नॉन मेटल्स है, राइट, इधर नॉन मेटल्स है, इधर क्या मेटल्स है, और बीच में यहाँ पे भी आपको मेटल, मतलब ऐसे एलिमेंट में मेटल और नॉन मेटल के दोनों का कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो खुद, आप लोग लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ओके, आप लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो मेटलिक कैरेक्टर, जो मेटलिक कैरेक्टर मेटल से नॉन मेटल बन रहा है, तो मेटलिक कैरेक्टर पर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, नॉन मेटल मिल रहा है, मुझे मेटल नहीं मिल रहा, मुझे मेटल्स नहीं मिल रहे, इस साइड मुझे नॉन मेटल मिल रहा है, मतलब मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली है कि ग्रुप में, मतलब कि ऊपर से नीचे जाने में जो मेटल कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जो ग्रुप में होगा उसमें जो होगा ऊपर से अप टू डाउन जाएंगे बेटा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपका जो मेटल कैरेक्टर होगा, डाउन जाओगे तो जो मेटलिक कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर आप नॉन मेटलिक देखोगे तो लेफ्ट टू राइट में नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, बट नीचे जाने में उसका डिक्रीज होगा, सिमिलर, और कुछ नहीं है। अब पढ़ लेते अपन लोग, सबसे ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर किसमें होगा, मेटलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा, नीचे जाके इंक्रीज हो रहा है ना, नीचे इंक्रीज सबसे ज्यादा इसी में होगा, इनमें सबसे ज्यादा होगा, राइट। डिक्रीज सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है, सीजियम दिया हुआ हमारे पास, फ्रेंड्स, ये दिया नहीं है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो ये वैसे किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसे छूना भी जरूरत नहीं है। सीजियम तक दिया हुआ है, तो सीजियम सबसे ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर होगा, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन, ठीक है। तो सीजियम आ रहा है, फिर इसमें रुबिडियम आ रहा है, फिर पोटेशियम आ रहा है, फिर Na आ रहा है, और फिर Li आ रहा है। कौन सा है इसमें सबसे ज्यादा बेटा, सी, ऑप्शन सी, सिंपल, ऑप्शन सी लगाने का आएगा तो आंसर मिल जाएगा, मतलब नंबर मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव ऑन सेकंड पार्ट, 18 का सेकंड, 18 का सेकंड क्या बोल रहा है, 18 का सेकंड क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग द एल्कलाइन मेटल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट शो द नॉन मेटल कैरेक्टर। बेटा हाइड्रोजन नॉन मेटल कैरेक्टर शो करता है, बिल्कुल शो करता है, ये पॉजिटिव आयन भी बनाता है, ये नेगेटिव आयन भी बनाता है, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन देता भी है, इलेक्ट्रॉन लेता भी है, शेयर भी करता है, बहुत कुछ करता है। बट इसका जो रीजन है, जिसका रीजन है कि इसको हमने फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा है, फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देता है और H प्लस आयन बना लेता है, ये डोनर है प्लस H प्लस आयन बना लेता है, इसका ये मेन रीजन है, और इसका वैलेंसी 1 होता है, इसकी वजह से इसको हमने फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है। लेट्स चेक क्या बोल रहे हैं ऑप्शंस। As hydrogen has a one electron and radially lose electron to form negative ion, not positive. Hydrogen can lose one electron
like alkali metals and to form poison ion, right? B option इसका आंसर आना चाहिए, मेरे ख्याल से ये लग रहा है. As hydrogen gain one electron easily like halogen and to form a negative ion. कर सकता है, बिल्कुल करता है. हाइड्रोजन क्या होता है, गेन करता है वन इलेक्ट्रॉन लाइक हेलोजन्स एंड टू फॉर्म नेगेटिव आयन. बट हमको रीजन ये देना है कि हमने इसको फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा है, इसे एल्काइल मेटल के साथ क्यों रखा हुआ है. वो रीजन यही है क्योंकि ये वन इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करता है और H प्लस आयन बनाता है. ठीक है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो बी आना चाहिए. और डी क्या बोला, एज हाइड्रोजन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. बिल्कुल बात सही है, शो करता है. सी भी पार्ट सही है, बिल्कुल सही है. हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता भी है, लेता भी है, ठीक है, और नेगेटिव आयन भी बनाता है. बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं. बट एल्काइल मेटल के साथ क्यों रखते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देता है प्लस H प्लस आयन बनाता है और एक पॉजिटिव आयन बनाता है. ये सब एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, सबके पास एक वैलेंसी होती है, वन वैलेंसी होती है, सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इसको हम लोग एल्काइल मेटल बोलते हैं. इसीलिए इसको हम लोग इसके साथ रखा हुआ है. ठीक है बच्चों मेरे. 18 का थर्ड पढ़ के बोल रहे हैं, which of the following has the highest electron negativity. बच्चों मेरे बच्चों, इसको याद रखो इन तीनों को. फोन, FON, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स इन योर पीरियोडिक टेबल. सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये मोस्ट, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये. फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है. बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है सुनो. फ्लोरीन दिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, इसका 8, इसका 7. फ्लोरीन ले लिया F9 2,8, कितना वो 10 हो गया, तो 7 लेंगे अपन लोग. ठीक है 7 हो गया था. अब इसका बनाते हैं अपन लोग, स्ट्रक्चर बनाते हैं. देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं. ध्यान से सुनो, आज आप लोग को समझ आएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है. फ्लोरीन लिया, ये इसका न्यूक्लियस हुआ. ठीक है, इसका न्यूक्लियस हुआ, एक सेल, दो सेल, बस दो ही सेल है इसके पास. इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन यहाँ 7 यहाँ पर. ऑक्सीजन को बनाते बेटा 8 2,6, एक सेल, दो सेल, इसमें 2, इसमें 6. ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं. अब मेरी बात सुनो, क्या होता है, किसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं वो सुनो. अगर मैं इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लेके आऊंगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लेके आऊंगा, इन दोनों में से जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा सबसे जल्दी, इसका ऑक्टेट किसका पहले बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा, फ्लोरीन का. फ्लोरीन का, फ्लोरीन का पहले बनेगा मेरे बच्चों. फ्लोरीन का ऑक्टेट पहले बनेगा. तभी अगर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर सके, उसके पावर जो अपनी तरफ खींच सके, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. तो जो भी अगर इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा. ठीक है, ये खींच लेगा, फिर उसके बाद ये खींचेगा. सिंपल सा. तो मतलब कि आपको दिख रहा होगा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मोस्ट आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ पर फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है. अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक, तो ऐसे आप समझ सकते हो. ठीक है, ओके. तो आप लोग समझ गए ना, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर सके, अपनी तरफ खींच सके, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ठीक है, तो क्या बोल रहे हो, तो फॉलोइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन, फ्लोरीन. ठीक है, और सब में मारो गोली, कोई भी नहीं आने वाले. ठीक है, सिर्फ फ्लोरीन सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा. इसको याद रखो हमेशा बेटा, 11th में कहा है. I remember the reason of the gradually change in the electron negativity in halogen down the group. Okay, electron negativity in halogen in the down the group. Okay, देखते हो बच्चों मेरे, देखो हेलोजन, हेलोजन जानते हो क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हेलोजन ग्रुप होता है. ठीक है, हेलोजन है. अब वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या प्रोसेस होगा मेरे बच्चे बताओ. चलो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है. तो नीचे जाने में क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा. ठीक है, ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने में जब इंक्रीज हो रहा है तो नीचे डाउन, डाउन नीचे जाने में क्या होगा, वो डिक्रीज होगा. कैसे डिक्रीज होगा खुद देखो, ये 17 है राइट, ये 17 है, खुद देखो. ये फ्लोरीन का मैंने बनाया, मैं एक बार क्लोरीन का बना के आपको दिखाता हूँ. समझो इसको, समझो. क्लोरीन लिया, Cl लिया, एक सेल, दो सेल, तीन सेल. ठीक है, इसमें कितना आया, ये तीसरा सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए, इसमें 8 आए,
17 होता है, 7 यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, खुद देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच जाएगा, इसके पास जल्दी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, आप खुद बताओ। घर किसका बड़ा है, इसका घर बड़ा है या इसका घर बड़ा है? घर इसका बड़ा है, तो इसके पास पहुंचने में टाइम लगेगा, इसके पास पहुंचने में टाइम लगेगा, ये तुरंत खींच लेगा अपने पास, पुल कर लेगा। जल्दी पुल कौन करेगा? कौन जल्दी पुल करेगा? क्लोरीन जल्दी पुल करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, या फिर ये पुल जल्दी करेगा? इसका छोटा है, ये जल्दी पुल कर लेगा। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको अब थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। न्यूक्लियस आपके पास, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसमें एक शेल है, गोल गोल आपका शेल होगा, एस शेल होता है, गोल गोल होता है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी कम हो जाती है। न्यूक्लियस जो भी जो पुल करता है, फोर्स जो लगाता है, वो न्यूक्लियस लगाता है बच्चों, ठीक है, खींचने का। अब इसके ऊपर एक शेल लगा दिया, मैं एक और शेल लगाऊंगा, तो उसका जो प्रॉपर्टी वो खींचने का, मैग्नेट की तरह समझो आप, मैग्नेट की तरह। एक मैग्नेट को आप बंद कर दो, फिर और मैग्नेट को बंद करो, उसको बंद करो, उसकी प्रॉपर्टी कम होती चली जाती है, राइट। पुलिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है मैग्नेट की। ऐसे ही न्यूक्लियस को आप लोग समझ सकते हो। न्यूक्लियस के बाद मैं एक सेल डाल दिया ऊपर 2 वाला, ठीक है, सेल डाल दिया। अब क्या होगा, उसका थोड़ा प्रॉपर्टी वो कम हो जाएगा, खींचने का, पुलिंग करने का। फिर एक और सेल डाल दिया, वो भी कम होगा। यहाँ तो भाई 3 डाल दिया इसने, तो प्रॉपर्टी कितना कम हो जाएगा, प्रॉपर जो उसका पुलिंग प्रॉपर्टी होगा वो कितना कम हो जाएगा क्लोरीन में जाके। और ऊपर तक नीचे जाओगे ब्रोमीन में, इसका और ज्यादा हो जाएगा। इसमें 4 सेल होते हैं ब्रोमीन में, तो सेल और बढ़ गए, तो क्या हो रहा है, इसका प्रॉपर्टी कम हो रहा है, पुलिंग प्रॉपर्टी कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। समझ आया? अभी भी नहीं समझ आया तो फिर कमेंट कर दो, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज। इंक्रीज होता है क्या? नहीं होता, डाउन द ग्रुप नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होता है, वेरी गुड है, डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन। ना बच्चा, ना बच्चा, ना। दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। बिल्कुल बात सही है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इसका एटॉमिक रेडियस कम है, बट नीचे में गया तो इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ब्रोमीन का और बढ़ जाएगा, 4 सेल हो जाएंगे, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। ओके, बात तो पकड़ ली। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। अब ये गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले सकता है इतनी जल्दी? नहीं ले सकता, इसकी भी डिक्रीजिंग हो रही है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो डिक्रीजिंग, राइट। इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी नहीं ले सकता, ये जल्दी ले सकता है, तो यहाँ भी प्रॉपर्टी कम हो रही है। तो सी पार्ट मुझे सही लग रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज इंक्रीज, ये भी गलत, डी गलत। इसका जो आंसर आना चाहिए फोर्थ का, तो 18 का जो फोर्थ होगा उसका जो आंसर आएगा, लाड़ लो, वो क्या आएगा, वो आएगा सी, वो आएगा सी, ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं। ओके, 18 का फिफ्थ भी बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन करेक्टली जस्टिफाइड दैट फ्लोरीन, दिया हुआ है, ओके, स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन लिथियम, ये भी दिया हुआ है, ओके, पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम ग्रुप, सेम ग्रुप में दिख रहे हैं आपको, कहाँ गया लिथियम मेरा, ये मेरा लिथियम, ये मेरा एल आई, मैंने पूरा पीरियड टेबल बना रखा है आपके पास, ये एल आई आपका, ठीक है, ये आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पड़ा हुआ, ये आपका फ्लोरीन, ठीक है। क्या ये सेम ग्रुप में? ना बाबा ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये फर्स्ट पीरियड में, ग्रुप में नहीं, ठीक है, ये पीरियड है, 7 पीरियड्स हमारे पास, ठीक है, टिंग डिंग डिंग। नीचे वाले 18 हमारे पास क्या है, ग्रुप से, ठीक है। तो एक अटॉम बी का कह रहा है फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम पीरियड, तो पास ही बोल रहा है, ठीक है। एटॉमिक साइज इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। बेटा यहाँ जाके सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं क्या, ऐसा कुछ है क्या, इंक्रीज हो रहा है क्या, देखा क्या? लिथियम देख लेते हैं मेरा, अच्छा लिथियम देख लेते हैं। एल आई है, एल आई का जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, वैलेंस छोड़ो, आप एटॉमिक नंबर बता दो मुझे, कितना होता है? 3 होता है। बेरिलियम का कितना होता है? इसकी जस्ट बात क्या आता है, बेरिलियम आता है, इसका 4 होता है, ठीक है। बनाते हैं, कितने सेल हुए इसमें, 2,1, इसमें कितना हुआ, 2,2, एक, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, एक सेल 2 सेल, ये न्यूक्लियस, एक सेल 2 सेल। क्या सेल बढ़ा क्या आपका? नहीं, सेल बढ़ रहा है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अब सुनो, ये न्यूक्लियस इस 2 इलेक्ट्रॉन को, इसको खींच रहा है, ये 2 को होल्ड कर रखा है, 1 को होल्ड रखा है, तो क्या होगा, ये जब न्यूक्लियस को खींच रहा है, एक ही 2 ही सेल इसमें है, 2 ही सेल इसमें है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन पकड़ रखा है, तो सबसे दम कौन लगाएगा?
सबसे दम ये बेरिलियम लगाएगा तो ये करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने पावर ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से इसका जो शेल होगा श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा पास में आ जाएगा। ठीक है, ये शेल होगा और ये थोड़ा पास में आ जाएगा इसके, तो साइज तो इसका डिक्रीज हो रहा है बाबा, इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं भैया जी, ये fluid in the same period, okay, atomic size increase across the period due to increase in the number of cells, नहीं number of cells increase नहीं हो रही, decrease हो रही है, ऊपर साइज भी हमारा कम हो रहा है। फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम ग्रुप, नहीं बाबा नहीं, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम पीरियड, बिल्कुल बात सही है। एंड अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज रेडियस डिक्रीज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो आपकी एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल बात सही है। सेल तो नहीं इंक्रीज हो रहा बच्चे, बट डिक्रीज हो रही है। देखो इसका साइज ज्यादा बड़ा था, इसका साइज है वो क्या हुआ, कम हो गया, राइट, दिख रहा है वो कम हो रहा है, इसमें इस साइज का कम हो गया, श्रिंक हो रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड रखा है। तो लेफ्ट राइट में आपका जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है, और नीचे में क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे आपको दिख रहा था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, देखा सेल्स बढ़ रही थी, क्योंकि डाउन डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, तो पीरियड्स में क्या होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। नीचे का इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर जाके मतलब लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, फिफ्थ का डी। ओके, आपको बेटा एक टेलीस्कोप दिया हुआ है, टेलीस्कोप भी है ना, हाँ 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 हाँ, पढ़ो बच्चे क्या दिया हुआ है मिरर दिया, रेफरेंस टेलीस्कोप, ओके ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आप लोग पहले, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते रीड करने में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड कर लो इसको बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी से रीड करो, इतना टाइम मत वेस्ट करना रीड करने में। ठीक है, क्वेश्चन पूछो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग रीड करो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा 19 क्या कह रहे हैं, if the नहीं 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 फर्स्ट part based on the diagram shown what kind of lens would be Sumati okay Sumati need to make the telescope, okay टेलीस्कोप दिया हुआ है एक, वो तो पूछ रहा है कौन सा लेंस यूज किया है। आप बच्चों में खुद बताइए, 2 लेंस इसने यूज किया L1 L2, ठीक है, दोनों ही मुझे दिख रहे हैं, दोनों तो कौन से दिख रहे हैं आपको, कॉनकेव दिख रहा है कॉन्वेक्स दिख रहा है, मुझे तो कॉन्वेक्स ही दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स दिख रहा है, तो आंसर आप लगाइए कॉन्वेक्स। और आपको दिख रहा है उसमें जो रेज आ रही है वो कन्वर्ज कर रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, 19 का फर्स्ट क्या हुआ, कॉन्वेक्स, सेकंड का देख लेते हैं, थर्ड का देखते हैं, फोर्थ का देखते हैं। ठीक है, इफ द पावर ऑफ द लेंस इज L1 L2 ऑन द रेशियो, बेटा पावर दिया हुआ है, पावर क्या दिया हुआ है, वो दे रहा है, पावर दे रहा है, वो कितना दे रहा है, 1:4:1 दे रहा है। व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ रेशियो क्या होगा बेटा, हम लोगों को पता है पावर इज इनवर्स इक्वल टू द फोकल लेंथ, राइट, जब पावर इतना है तो फोकल लेंथ कितना होगा हमारा 1:4, सिंपल, कुछ नहीं करने का। तो इसमें 1:4 किसका दिया, बी पार्ट, ठीक है, क्या दिया हुआ है, जल्दी जल्दी करो फास्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द लेंस, भैया मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूले मैंने आज तक पढ़े हैं, और लेंस का बात करें तो m इज इक्वल टू क्या होता है, v/u, और क्या पढ़ा आपने, hi/ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई सी तो बोल के, तो डबल ऑफ द फोकल लेंथ इनवर्स ऑफ द, नहीं सिर्फ इसका 9 का जो पार्ट, सेकंड का जो पार्ट होगा होगा ए पार्ट, ठीक है, ये एच अपॉन एच ओ, रेशियो ऑफ एच अपॉन एच ओ। फिर फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है मेरा अच्छो, क्या बोल रहा है, Sumati did some preliminary experiment with the lens and found out that the magnification of the, अच्छा मैग्निफिकेशन आपको दिया हुआ है कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हो, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है दीदी जी, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका जो मैग्निफिकेशन दिया वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। इफ in her experiment with L2 she found the image at 24 सेंटीमीटर, जो इमेज दे रहा है वो 24 सेंटीमीटर में मिल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द लेंस एट व्हाट डिस्टेंस डिड शी पुट द ऑब्जेक्ट, अच्छा अच्छा
ठीक है, करते हैं बच्चों मेरे। बेटा मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट निकालना है। फॉर्मूला तो मुझे पता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है आपका वी अपॉन यू, राइट। बट जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है ना, राइट। वैसे तब भी वो ऑप्शन दिए हो आपको दिख रहा है 7, 12, 8, 6, ये सब पॉजिटिव में दिया हुआ है। लग रहा है सीबीएसई बोर्ड वालों ने गलतियां कर रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सब पॉजिटिव दे रखे हैं। इमेज, अच्छा आपको दिखा बेटा, एक आपको प्लेनेट दिख रहा है, प्लेनेट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर इन्फिनिटी पे, राइट। इन्फिनिटी पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इन्फिनिटी पे कोई भी इमेज होता है, इमेज बन रहा होता है इन्फिनिटी पे, तो क्या होता है वो, कौन सा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। रियल एंड इन्वर्टेड होता है, फोकस पे रखा आपने, इन्फिनिटी पे अगर इमेज बनी तो इन्फिनिटी पे, या फिर आपने देखा होगा इन्फिनिटी से कोई भी रेज आ रही है, फोकस पे बन गया, तो क्या हो रहा है, वो रियल इन्वर्टेड होती है। जब रियल एंड इन्वर्टेड होता है तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन आपका माइनस में रहता है, माइनस ले लिया, तो -3 इज इक्वल टू वी कितना हमारा, अब आएगा आपका यू माइनस में जाएगा, वी कितना है 24, यू कितना हुआ, तो v इज इक्वल टू 24 अपॉन माइनस का यहाँ आ गया 3 कर दिया, कितना आया 8, -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी पार्ट आना चाहिए, वैसे तो आंसर इसका सी होगा, उसने माइनस नहीं लगाया है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक लग रहा है मुझे, या फिर करेक्शन करेंगे देखा है। बट आपको साइन कन्वेंशन लेके चलने का, अगर नहीं भी आप करते ना आपको 8 आंसर आ ही जाता, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चों, फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहे हो, पढ़ो इसको, फिफ्थ पार्ट को। Sumati brought not so thick lens for the telescope and polished them. What advantage? अच्छा, अच्छा जी, नॉट सो थिक लेंस, पता ज्यादा थिक लेंस उसने नहीं रखा, कोई बात नहीं, पॉलिश कर दिया, अच्छी बात है। तो क्या प्रॉब्लम होगा, सी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज, बेटा एडवांटेज तो होगा, ए कटो। बी देखो, थिकर लेंस वुड हैव मेड द टेलीस्कोप इजियर टू हैंडल, ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं। नॉट सो थिक लेंस वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी, बात भी सही है। एंड ऑल्सो अलाउ द कंसिडर अमाउंट ऑफ लाइट टू पास, बिल्कुल बात सही है, मैं सी पार्ट से बिल्कुल सहमत हूं। आप खुद सुनो, नॉट सो थिक लेंस होगा वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी, सही बात है, थिक ज्यादा थिक नहीं होगा, मोटा नहीं होगा, तो वो आपका टेलीस्कोप होगा वो ज्यादा कम हैवी होगा वो, ठीक है, लाइटर बन जाएगा आपका, ठीक है, बहुत लाइट होगा। और इसमें जो अगर उसने साफ कर रखा है तो क्या होगा, जो कंसिडर अमाउंट ऑफ जो एनर्जी लाइट होगा पास होगा वो ज्यादा अमाउंट में पास होगा। तो इसका जो 19th का जो आपका फिफ्थ पार्ट है उसका जो आंसर आना चाहिए वो सी आना चाहिए। नॉट सो थिंग लेंथ मेक द मोर मैग्निफिकेशन, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। ओके, वी आर कंप्लीट 19, नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर 20 क्वेश्चन। 20 क्या बोल रहा है देखो, रीड द फॉलोइंग आंसर फॉर, बेटा रीड करना है तो आपको ऐसे ही कर लो, ऐसे ही रीड कर लो जल्दी से, क्या क्या बोल रहा है, फिर क्वेश्चन पे पकड़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ, अगर आप क्या पता आपको क्वेश्चन आता हो। तो व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वेंशन इज ऑब्जर्व इन द लीनियर सोलेनॉइड, लीनियर सोलेनॉइड, 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 ठीक है, ये आपका सोलेनॉइड है, ठीक है मेरे बच्चों, ये सोलेनॉइड, ओके, लीनियर सोलेनॉइड है। प्रिंसिपल पूछ रहा है, क्या प्रिंसिपल इसका, बेटा प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसका ये प्रिंसिपल हुआ। अभी क्या करता है, क्या मैग्नेटिज्म में करता है, इलेक्ट्रिसिटी दिया हमने इसमें, इलेक्ट्रिसिटी दिया मतलब की बात सही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता हुआ, तो ए और डी तो कट गया इसमें से, बचा क्या बी एंड सी, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, बात सही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा तो मैग्नेट से प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म हो जाता है इसमें, वेरी गुड, बात सही है। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ये भी बात सही है। अब क्या हुआ, इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया, इसमें मैग्नेटिज्म आया, मैग्नेटिज्म के बाद कोई भी अगर हम लोग काम करना है या फिर कोई भी वर्क करना है वो मैकेनिकल की तरह करता है, लाइक मोटर समझ लो आप लोग, ठीक है, करंट दिया, मैग्नेटिज्म फ्लो हुआ उसमें, फिर जाकर वर्क कर रहा है, पंखा चल रहा है, ठीक है। तो आप ये ऐसे समझ सकते हो, इट चेंज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी,
ठीक है, इट चेंज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 20 का फर्स्ट होना चाहिए, ए पार्ट। 20 का ए होना चाहिए मेरे, 20 का ए। इट चेंज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो बी में कभी कंफ्यूज मत होना कि मैग्नेटिक करता है, बट अगर मैकेनिकल दे रहा है तो आपको उसके ऑप्शन पे लगा के आना है, क्योंकि मैग्नेटिक वाला मैकेनिकल प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, ओके। 20 का सी या बी? सी, ठीक है। What will happen if the soft iron bar is placed inside the solenoid? बेटा इसके अंदर आप सॉफ्ट बार डाल दीजिए, इसमें एक सॉफ्ट आयरन का बार डाल दिया। जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक ये एज अ मैग्नेट, एज अ परमानेंट मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, बट वो टेम्पररी मैग्नेट होगी। तब तक करंट फ्लो होगा तब तक ही वो मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, और ऐसा होगा एज अ परमानेंट मैग्नेट की तरह। तो क्या बोलते हैं, द बार विल बी इलेक्ट्रोलाइट एंड रिजल्टिंग द शॉर्ट सर्किट ना, बार विल बी मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज अ करंट इन द सर्किट। वेरी गुड, तब तक उसमें मैग्नेटिज्म होगा जब तक उसमें करंट फ्लो होगा। बी बार बिल्कुल सही बोल रहा है। सी क्या बोल रहा है, द बार विल बी मैग्नेटाइज परमानेंटली। बेटा परमानेंटली तो नहीं होगा ना, बट परमानेंटली मैग्नेट वर्क करेगा जब तक करंट फ्लो होगा। तो सी भी करा, द बार विल नॉट अफेक्ट बाय एनी मींस। नहीं, इसका जो आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। देखो खुद देखो, द बार मैग्नेटाइज एज लॉन्ग एज देयर इज अ करंट इज इन द सर्किट। जब तक करंट सर्किट में रहेगा तब तक वो उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। कोई दिक्कत? The magnetic field lines produced inside the solenoid are similar to that of ये दे रहा है bar magnet। करंट करंट सोलेनोइड को आपने देखा है, ऐसा कंडक्टर का तो ऐसे जाता है। हम रूल हम लोग यूज करते हैं उसमें, एंटी क्लॉकवाइज होता है कंडक्टर का, तो सर्कल लूप भी नहीं होता इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ एनी शिफ्ट नहीं, एज अ बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट होता है ना, एज अ बार मैग्नेट की जो जाती है ऐसी सोलेनोइड की जाती है। तो ये नॉर्थ है, साउथ है, तो ऐसे जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर जाएंगे तो साउथ टू नॉर्थ, एज अ बार मैग्नेट तरफ वर्क करते। तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो थर्ड का ए। फोर देखते हैं अपन लोग, फोर क्या बोल रहे हैं। आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके, एक बार ग्राफ देख लेते हैं। इधर मुझे आई दिया हुआ है, इधर बी दिया हुआ है, मिली टेस्ला। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं बी से, और लीनियर दे रहा है, लीनियर ग्राफ बन रहा है। सपोज करो, एक बात बताओ मुझे, या वी दिया या आई दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ग्राफ ऐसे मिलना है तो इसका मतलब क्या, वी इक्वल टू आई, राइट। अब आपको ग्राफ में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है या आई दिया हुआ है, तो बी इक्वल टू आई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द करंट, सिंपल से। तो ठीक है, ग्राफ देख लिया हमने। 20 का लास्ट पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। नो, the magnetic field produced by the solenoid is directly proportional to the current। Very good। 20 का B हो गया, पढ़ लेते हैं फिर भी। The magnetic field produced by the solenoid is directly proportional to the square of the current। square of the current हो रहा है, नहीं हो रहा है। The magnetic field produced by the solenoid is independent of current। नहीं भाई, डिपेंडेंट है। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, सिंपल सा। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, 20 का फिफ्थ पार्ट क्या पढ़ता है, क्या बोलता है, फ्रॉम द ग्राफ deduce which of the following statement is correct। ठीक है, पढ़ते हैं। ग्राफ दिख रहा है आपको? ओके, फॉर अ करंट 0.8 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड इज 13। 0.8 पर, ठीक है, तो जो कुछ ग्राफ ऐसे दिया हुआ है ना, ठीक है, ये आपको 12 दिया हुआ है, या आपको 14 दिया हुआ है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, और 0.6 दिया हुआ है या 0.8 दिया हुआ है। ठीक है, ये कट रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ दिया आपको 14, ठीक है, कुछ ऐसे कट रहा है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोल रहे हैं, फॉर अ करंट 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर के करंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 13 है। ऑब्वियस बात है, 13 यहाँ पे 13 आ रहा है, 13 है। ठीक है, बस ये फॉर अ लार्जर करंट द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नॉन लीनियरली। नो, लीनियरली होना पड़ेगा उसको। For a current 0.8 ampere, the magnetic field is 13.1.3। नहीं यार, 13 है, 1.3 नहीं है, गलत।
इज नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन फंड। भाई इनफ इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल इनफ इन्फॉर्मेशन है। 0.8 होगा तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 13 होगा, बिल्कुल बस सही है। तो इसका जो पार्ट आंसर होना चाहिए, इसका जो 20 का फिफ्थ पार्ट का आंसर होना चाहिए ए। For a current of 0.8 ampere, the main field is 13 milli-Tesla. Okay. लिखो इसको जल्दी से करो, रफ करता हूं। 21 क्या कह रहा है, रीड करो इसको, क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। स्क्रीन पर 21 क्या कह रहा है? Bile juice does not have any digestive enzyme but still play a significant role to the digestion of the। ठीक है बेटा, बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस सॉल्ट होता है एक टाइप का, ठीक है। ये करता है, ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और करता है जो मोटे मोटे जो आपके फैट होते हैं, फैट होते हैं मतलब जो लार्ज लार्ज फैट ग्लोबुल्स होते हैं, उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ग्लोबुल्स में, ठीक है। तो इस तरह से ये हेल्प करते हैं डाइजेशन। इट हेल्प इस टाइप बाइल जूस को आप लिख सकते हो। It helps in the digestion. Why? Breakdown of large fat globules into small globules, or you can say it convert fat into fatty acid, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड। बेटा ऐसा क्यों होता है, सुनो ऐसा क्यों होता है? जो बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें हमारा जो हार्ट, हमारा नहीं, उनका हार्ट जो होता है वो सेपरेट क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी ले सके, एनर्जी मतलब ऑक्सीजन ज्यादा ले सके। उनका जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन उनको अगर ज्यादा मिलेगा, इसलिए होता है उनका सेपरेशन, इसलिए होता है, इसलिए सेपरेट होता है क्योंकि उनको ऑक्सीजन ज्यादा ले सके। अगर उनको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा तो हाई एनर्जी मिलेगा। बोल सकते हैं this is separated because to gain large amount of oxygen so that it can have high energy। हाई एनर्जी होगा तो क्या होगा इनमें? इट कैन they can manage their body temperature, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीजन का गेन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का जब गेन होगा तो हाई एनर्जी होगा, जो हाई एनर्जी होगा तो क्या होगा, दे कैन मैनेज देयर बॉडी टेम्परेचर। तो लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो, इन बर्ड्स एंड मैमल्स लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर हार्ट आर सेपरेटेड बिकॉज टू गेन हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन so that they can have high energy so that they can manage their body temperature। okay, बस let's move on 22 क्या बोल रहा है? Instead the event occur during the process of the photosynthesis। बेटा photosynthesis के साथ क्या क्या होता है? अच्छा, photosynthesis होता है तो क्या क्या होता है, देखते हैं। यही तो होता है, CO2 लिया हमने, प्लस में वाटर डाला, क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 प्लस क्या निकलेगा? O2 निकलेगा, ठीक है मेरे बच्चों। ओके, बैलेंस करते हैं इसको। 6 कार्बन कर दिए, 12 हाइड्रोजन कर दिए, 6 ऑक्सीजन, ठीक है। 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन हो गया ना यहाँ तो, 6 to 12 यहाँ हो गया, और 24 ऑक्सीजन इधर हो गया, इधर 12 उधर 6 24 इधर हो गया, ठीक है। दोनों बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको हाइड करो, 6 6 6 लगा दो, ठीक है, बैलेंस रहेगा। अब देखो
क्या बोल रहा है, स्टेप लिखना है, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का आपको स्टेप लिखना है, ठीक है, लिख सकते हैं अपन लोग, क्या दिक्कत है। स्टेप देखो, स्टेप स्टेट द इवेंट, ओके, इवेंट बताने और कब आता ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब बेटा क्या आता है, इस पे आपने सनलाइट लोगे आप, लाइट, सनलाइट लिया, क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये क्या करता है, जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स में, जो क्लोरोफिल होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, ठीक है। तो पहला पार्ट पहले से आप लिख सकते हो, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, ओके। पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ऐसा बोल सकते हो, देयर इज अ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, वाई क्लोरोफिल, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, अब उसने ले लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लाइट एनर्जी। अब क्या होगा, लाइट एनर्जी किस में चेंज होगा, आपका केमिकल एनर्जी। नाउ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड, कन्वर्टेड इनटू, किसमें होगा, किसमें होगा, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल, केमिकल एनर्जी। क्यों हो रहा है, अगर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो क्या हो रहा है, सो दैट देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, क्योंकि हम लोग वाटर का अगर ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे, ठीक है, सो दैट वाटर इज ब्रेक डाउन इनटू, किसमें होगा, इनटू H2 एंड O2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है, सनलाइट लिया, क्लोरोफिल से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है, ग्लूकोज बना रहा है, ओके, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना हमारे पास, 12 ऑक्सीजन है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 6 है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो रहा है, जब ऑक्सीजन कम हो रहा है मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, सिंपल। ये आपको स्टेप लिख के आने थे और कुछ नहीं। और आप, ये तो मेरा लैंग्वेज था, आप अपने लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिखो बट सही लिख के आना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेप लिख लिए, is it essential that there is a step take place one after the immediate another immediately, नहीं बेटा, it is not essential, नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर यही होगा, ऐसा नहीं है। बाद में रिडक्शन होता है, कभी क्या होता है, रिडक्शन बाद पहले हो जाता है। जैसे कि आपका डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं वो लोग, CO2 ले लेते हैं, जैसे धूप निकलता है वो ऑक्सीजन वाटर मिला, सनलाइट मिला, और वो बना दिए ग्लूकोज अपना, ठीक है। तो नाइट में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पहले से, ठीक है। तो बोल सकते हो नो। लेट्स मूव ऑन 23, क्या बोला 23, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड, ठीक है, टेस्ट बताना बेटा, कार्बन बताना आपको, ठीक है। एक ही टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, CO2 का गैस निकलता हुआ देखा आपने, लाइम वाटर वाला याद आ रहा है आपको, आपको नहीं याद आ रहा, अब भी याद आएगा, देखो अब भी याद आएगा। अभी याद दिलाते हैं आपको, देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगर कार्बन, दिख रहा है ना, कार्बन, कार्बन है कि नहीं है, देखो अगर मैं कार्बन का रिएक्शन करूं ऑक्सीजन से, ठीक है, क्या बनेगा, CO2, एक गैस बना CO2। अब इस गैस को, अब इस गैस को मैं रिएक्ट कर दूं किससे, किससे करूं मैं, सिलेक्ट लाइम, लाइम वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है,
अरे यार, ठीक है, स्लेट लाइम। अब स्लेट लाइम को मैं रेट कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, इसको रेट दिया कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CO3। और ये कैसा होता है, थोड़ा मिल्की होता है, ये थोड़ा मिल्की होता है, ये थोड़ा मिल्की नेचर होता है। क्या होता है, जैसे ही आपने, क्या हुआ, आपने एक कंपाउंड बर्न किया, ठीक है, बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग जैसे ही आप लोग स्लेट में डालोगे, एक कार्बोनेट, एक कंपाउंड बनेगा मिल्की, एक थोड़ा मिल्की सा आपको दिखेगा, तो आपको समझ जाओ वहां पे वो कार्बन मिल गया, कार्बन बन चुका है। तो आप ये पूरा स्टेप लिख सकते हो, स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है, या फिर इसको आप एक एज अ स्टेटमेंट में भी लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। और क्या बोल रहे हैं इसमें, with the valence of 4 how is carbon able to attain noble gas configuration। बेटा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब 4 इस पे वैलेंसी होती है, वो पता है, 4 वैलेंसी होती है, तो ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैसे अटेंड करता है, बाय शेयरिंग। तो आंसर आना चाहिए बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन विद अनदर कंपाउंड, अनदर एटम, ओके, बाय अनदर एटम, बाय शेयरिंग। सेकंड का जो पार्ट होगा बाय शेयरिंग, वॉइस शेयरिंग, सिंपल सा वॉइस शेयरिंग, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। ओके, 23 का और पार्ट भी हमारा क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन दोज फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट पुट टुगेदर, ओके, जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड बाय गिविंग 2 रीजन। तो 2 रीजन दे रहे हैं, 2 रीजन देते हैं अपन लोग, टू रीजन देते हैं, देखो 2 रीजन, 2 रीजन क्या बोल रहा है 23 का, कार्बन कंपाउंड इज मोर देन फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट टू पुट टुगेदर। मतलब कार्बन कंपाउंड जो होता है वो बहुत सारे कंपाउंड कैसे बनाता है, वो सिंपल ये पूछने वाला है। तो पहला जो हम लोग को पढ़ा है और आप लोग पता है, वो होता है प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन का कैटिनेशन, राइट, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, बहुत सारी लंबी लंबी चेन बना सकता है वो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, टेट्रा वैलेंसी होती है इस पे, वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। तो ये दो आपको स्टेटमेंट लिख के आने का पॉइंट, आपको नंबर मिल जाता है अच्छे से। और कुछ ज्यादा बकवास लिखो मत, अगर कुछ इसके अलावा और कुछ आता है तो साइड में लिख के आना नीचे, ठीक है, और गलत मत लिख के आना। नाउ लेट्स मूव ऑन 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय स्टूडेंट ऑन ट्रीटिंग 4 एलिमेंट P Q R S C, ठीक है, देखते हैं, ओके, ठीक है, टेबल को बाद में देखते हैं। बेस्ड ऑन ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन, ए पार्ट बोल रहा है अरेंज द गिवन एग्जांपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ओके बाबा, अब तो देखना पड़ेगा। आपके पास क्या दिया है, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है और S दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ऊपर क्या दिया, MgNaCaNa, अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज पर लोग लिखते हैं, कैटना, ने, कार, मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, इतना बहुत है। अब देखो मेरे बच्चों, अपन लोग बात करते हैं पहले पॉइंट का, सबसे ज्यादा सोडियम वाला रिएक्टिव है, सोडियम वाला रिएक्टिव है, तो सोडियम देते हैं। क्या पी ने सोडियम को रिएक्ट कर पाया, नो रिएक्शन, नहीं कर पा रहे, पी नहीं कर पाया, क्यू कर पा रहा है, क्यू ने कर दिया, मतलब इसने सोडियम को भी रिप्लेस कर दिया। मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो सोडियम होने, जो क्यू है, तो क्यू है वो क्या हुआ यहाँ पे, सर लग रहा है मुझे पोटेशियम ही होगा, सोडियम को उसने रिप्लेस कर दिया, रिएक्शन हो गया, तो मतलब ये मुझे लग रहा है ये पोटेशियम होगा, ठीक है। तो क्यू इज मोर रिएक्टिव, पता चल रहा है, इसने इसको रिप्लेस मार दिया भाई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लीस्ट रिएक्टिव और क्या है हमारे पास, और इन्होंने तो रिएक्शन कर ही नहीं पाया। उसके बाद कैल्शियम आता है, ठीक है, कैल्शियम में इसमें अगर हम देखते हैं पी ने और क्यू ने, ऑब्वियसली क्यू तो कर ही देगा, पी ने भी कर दिया, और मुझे लग रहा है पी भी क्या है, सोडियम है पी, पता नहीं, तो पी ने भी क्या करा, रिएक्शन कर दिया, ठीक है।
पी ने कोई पी कंपाउंड है, इसने कैल्शियम को भी रिप्लेस कर दिया, मतलब रिएक्शन हो गया है यहां पर मेरे बच्चों। ठीक है, क्यू तो करेगा ही करेगा, ऊपर नीचे नहीं किया, मतलब इसका पी हो गया। ओके, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद एमजी आ रहा है, एमजी का देखते हैं, एमजी वाला जेड बाद में देखेंगे। एमजी में अच्छा पी ने कैल्शियम को रिप्लेस कर दिया, एमजी को रिप्लेस नहीं कर पा रहा, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? पी ने अगर कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है तो एमजी को रिप्लेस नहीं कर सकता क्या? मुझे लग रहा है क्वेश्चन में दिक्कत होगा, यहाँ पे रिएक्शन ऑकर आना चाहिए, ये गलत लिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। क्यू ने कर दिया, आर ने कर दिया, एस ने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पी एन क्यू मिल गया। लेट्स चेक एंड जेड एन देखते हैं। पी ने कर दिया, ठीक है, जेड एन को, पी ने जेड एन को कर दिया, क्यू तो करेगा क्योंकि पोटेशियम मुझे लग रहा है ऑलरेडी, क्यू भी कर दिया, आर भी कर गया, एस ने फिर भी नहीं करा, एस तो छोड़ो, एस ने तो किया नहीं, मतलब आर कर गया और एस सबसे लास्ट में, तो ये आपका हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये मुझे लग रहा है जो पी का जो MgSO4 से रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन ऑकर होना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन ऑकर नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगी, फिर भी हम लोगों को आंसर मिल गया। देखो निकाल लिया हम लोगों ने, जनरेट कर लिया आंसर, यही इसका रिएक्टिव सीरीज होना चाहिए, ये ए पार्ट। बी पार्ट क्या बोला? राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द क्यू। क्यू तो मुझे आपको मैंने बता दी पोटेशियम ही है, दिख रहा था आपको, नहीं हो रहा तो ठीक है। अब पोटेशियम मतलब क्यू है, इसे रिएक्ट करना है CuSO4, CuSO4 से मेरे बच्चों रिएक्ट करना है, तो क्या बनेगा मुझे खुद बताओ। CuSO4 से अगर रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? जब ये क्यू मेरा बच्चा, क्यू जब NaCaZn सबको रिप्लेस करता हुआ आ रहा है, तो कॉपर को नहीं कर पाएगा? कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, तो क्या बनेगा? QSO4। ठीक है, QSO4 बना। ठीक है, दोनों का वैलेंसी 2 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्यू का कोई वैलेंसी है? क्यू को इसमें वैलेंसी नहीं दिया ना, दिक्कत भी ये भी है। ठीक है, चलो QSO4 आपका ये बन जाएगा, ये हो गया आपका 24 का बी पार्ट। डिंग डिंग। तो मेरे बच्चों यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं अपना सेकंड पार्ट। बाकी के क्वेश्चन जो भी होंगे 25 से लेके आगे के 12 जो क्वेश्चन होंगे हम लोग थर्ड पार्ट में करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।